विज्ञान की भाषा में कहें तो मैटर या पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। इस कहानी में भी परछाइयों का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, उन्हें चुराया गया है, या शायद क्या? शायद वे खुद उस अदृश्य जंजीर को तोड़कर आजाद हो गई हैं जो उन्हें इंसानी शरीर से बांधे रखती थी। बाप रे, ये बहुत ही खौफनाक विचार है। खैर, कहानी की शुरुआत बहुत ही सस्पेंस के साथ होती है। तारीख है 3 जून 2250, प्राग शहर, और सुबह के 5:42 हो रहे हैं। बहुत ही विशिष्ट समय है। हाँ, थॉमस हालेक नाम का एक सड़क साफ करने वाला कर्मचारी अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है। ठंडी हवा चल रही है, सूरज बस उग ही रहा है। थॉमस नोटिस करता है कि चार्ल्स ब्रिज पर लगी प्राचीन मूर्तियों की परछाई बन रही है। लोहे की ग्रिल की परछाई है, यहाँ तक कि सड़क साफ कपड़ा शरीर से गिर गया। बिल्कुल, एक बहुत ही मासूम सी घटना। हाँ, वो एक जादुई प्यारी सी परी कथा थी। वहाँ परछाई का कोई अपना क्रूर दिमाग नहीं था। वेंडी आती है और उस परछाई को वापस पीटर के पैरों से सुई धागे से सिल देती है। वो एक बहुत ही भौतिक और मासूम सा अलगाव था। लेकिन ये किताब, ये पीटर पैन का कोई जादुई संस्करण नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक हिंसक डरावना दुष्स्वप्न है। यहाँ परछाई भौतिक रूप से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक धागे के टूटने से लगी है। यानी साइकोलॉजिकल टेथर टूट गया है। हाँ, ये विचार ही दिल दहला देने वाला है कि अगर किसी की परछाइयां आजाद होकर अपना खुद का एक दिमाग विकसित कर ले तो वो क्या करेगी? क्या वो उस इंसान पर हमला करेगी? या क्या वो उस इंसान के सारे छिपे हुए राजों का बदला लेगी? एग्जैक्टली, यही सवाल परेशान करता है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है और कहानी इसी जगह से एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। डॉक्टर केलर अपनी रिसर्च में ये महसूस करते हैं कि जो परछाइयाँ आज़ाद हुई हैं वे बेतरतीब ढंग से इंसानों पर हमला नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो उनका कोई पैटर्न है? बिल्कुल,
वे इंसानों के अंदर के दबाए गए जज्बातों, गुस्से, अपराध बोध और उन राजों का एक जिंदा जागता आईना है जिन्हें इंसान खुद से भी छुपाता है। बाप रे, मतलब हमारी ही बुराइयां। शैडो या परछाई का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार शैडो इंसान के व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसमें वो अपनी सारी बुराइयां, अपनी शर्म, अपनी वासनाएं और अपना वो गुस्सा छिपा कर रखता है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। मतलब हम जो दुनिया को नहीं दिखाते। सही कहा। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में मुस्कुराते हैं, सभ्य बने रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबाते हैं। इस कहानी में A.M. रेवन ने कार्ल जुंग के उस मनोवैज्ञानिक अंधेरे को एक वास्तविक भौतिक रूप दे दिया है। कार्ल जुंग का नाम मैंने पहले भी कई बार सुना है, लेकिन इस कहानी में जिस तरह से उनके सिद्धांत का इस्तेमाल हुआ है वो दिमाग को झकझोर देता है। मतलब हमारा गुस्सा या हमारी शर्म सच में एक भौतिक आकार ले सकती है। बिल्कुल, और जब ऐसा होता है तो परिणाम बहुत भयानक होते हैं। हाँ, जब इंसान का अपने इस अंधेरे से सामना होता है तो कहानी में दो बिल्कुल अलग और विपरीत रास्ते दिखाई देते हैं। और मेरे विचार में ये दो रास्ते पूरी किताब का सबसे रोमांचक और दार्शनिक हिस्सा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो पहला रास्ता है स्वीकृति का, यानी एक्सेप्टेंस। थॉमस हालेक, वही प्राग का सफाई कर्मचारी, जब वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस लौटता है और अपनी ही परछाई को 3D रूप में अपने सामने खड़ा देखता है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही हैरान करने वाली होती है। वो भागता नहीं है? नहीं, वो चीखता नहीं है, वो वहां से भागता नहीं है। उसकी परछाई बिना होंठ हिलाए उसके दिमाग में सीधा संवाद करती है और सिर्फ एक वाक्य कहती है, तुमने मुझे छिपाया। ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। मतलब थॉमस का ये अनुभव बहुत ही मार्मिक और गहरा है ना? परछाई उसे उसकी पुरानी गलतियां दिखाती है, उसका दबा हुआ वो सारा दर्द दिखाती है जिसे उसने सालों से एक साधारण सफाई कर्मचारी की जिंदगी जीते हुए अंदर ही अंदर दफना दिया था। आमतौर पर कोई भी इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों और गलतियों का सामना करने से घबराता है। बिल्कुल, हर कोई अपनी कमियां छुपाना चाहता है। लेकिन थॉमस उस दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है। वो ये समझ जाता है कि ये जो काली आकृति उसके सामने खड़ी है ये कोई भारी दुश्मन या कोई एलियन नहीं है, वो उसी का हिस्सा है। हाँ, ये उसका ही वो टूटा हुआ हिस्सा है जिसे उसने सालों से नजरअंदाज किया था। जब थॉमस उस परछाई की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ता है तो वे दोनों वापस एक हो जाते हैं। कमाल है। इसे कहानी में रीइंटीग्रेशन या सफल एकीकरण कहा गया है। ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा मामला था जहां किसी इंसान ने अपनी परछाई को सफलतापूर्वक वापस खुद से जोड़ लिया था। ये दर्शाता है कि अगर इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर ले
20 मीटर, बाप रे। हाँ, वो किसी भी तेज रोशनी, लेजर या बम से नहीं डरता, क्योंकि वो मानव निर्मित भौतिक हथियारों से परे की चीज है। वो अब एक सामूहिक चेतना बन चुका है, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हजारों लोगों के डर, क्रोध और हिंसा से बना एक अकेला खूंखार दिमाग। ये तो लिटरली तबाही है। वो अपने जैसी और भी विशाल परछाइयों की एक सेना तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया एक ऐसे महाविनाश के कगार पे खड़ी है जिसे गोलियों से नहीं रोका जा सकता। ये बिल्कुल किसी सस्पेंस से भरी महाविनाश वाली हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा दृश्य है। बर्लिन जल रहा है, वो 20 मीटर ऊंचा टाइटन आगे बढ़ रहा है, हर तरफ अफरा तफरी मची है। और तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी के भी होश उड़ा देगा। सारी मिसाइलों, बंदूकों के शोर और चीख पुकार के बीच अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक खामोश लेकिन खौफनाक संदेश आता है। एक एलियन सिग्नल। एग्जैक्टली। पृथ्वी के सभी संचार सैटेलाइट्स और मिलिट्री नेटवर्क्स को एक एलियन सिग्नल प्राप्त होता है। ये सिग्नल शुरुआत में अजीबोगरीब गणितीय पैटर्न्स और प्राइम नंबर्स के रूप में होता है, जिसे डिकोड करना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स उसे डिकोड करते हैं तो स्क्रीन्स पर जो शब्द उभर कर आते हैं वे किसी की भी रगों में खून जमा देने के लिए काफी हैं। वो डिकोड किया गया संदेश था निगरानी चरण, सक्रिय, मनोवैज्ञानिक अलगाव का प्रयोग जारी है। इंग्लिश में कहें तो ऑब्जर्वेशंस फेज, एक्टिव, साइकोलॉजिकल सेपरेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्रोग्रेस। बूम। मतलब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन या लैब से लीक हुआ कोई वायरस नहीं था। ये विचार ही कितना डरावना है कि पूरी मानव जाति को किसी बाहरी बेहद उन्नत सभ्यता ने एक लैबोरेटरी के चूहों की तरह इस्तेमाल किया है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार रहस्योद्घाटन है। ये संदेश इस पूरी घटना का दायरा ही बदल देता है। तो इट लिटरली सब कुछ बदल जाता है। हाँ, ये अब सिर्फ पृथ्वी की या इंसान के मनोविज्ञान की समस्या नहीं है। ये एक ब्रह्मांडीय परीक्षण है, मतलब एक कॉस्मिक टेस्ट। इसे हम जू हाइपोथेसिस या फर्मी पैराडॉक्स से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो वे असल में कर क्या रहे हैं? कोई बाहरी, हमसे हजारों साल आगे की सभ्यता अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ये क्रूर प्रयोग कर रही है। वे असल में ये देखना चाहते हैं कि क्या इंसान वैचारिक और मानसिक रूप से इतने विकसित हो चुके हैं कि वे अपने ही अंधेरे, अपनी परछाइयों को स्वीकार कर सकें, या फिर वे अपने अहंकार और इस सच का सामना न कर पाने के कारण खुद को ही तबाह कर लेंगे। एग्जैक्टली। वे इस पूरी तबाही को एक डेटा पॉइंट की तरह देख रहे हैं और बाकायदा ह्यूमन सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, यानी इंसान के जीवित बचने की संभावना का प्रतिशत रियल टाइम में माप रहे हैं। और वो प्रतिशत लगातार गिर रहा है। दर्शकों के लिए बता दूं, स्क्रीन पर आंकड़े बदलते हैं। 78% से गिरकर 41, फिर 39 और अंत में गिरकर सिर्फ 29% तक आ जाता है। सिर्फ 29%। इंसानियत इस ब्रह्मांडीय परीक्षा में बुरी तरह फेल हो रही है और बाहरी सभ्यता के वे जीव बस अंतरिक्ष में बैठकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। वे कोई मदद नहीं भेजेंगे, वे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी नजर में इंसानियत को अपनी इस आंतरिक और बाहरी लड़ाई को खुद ही सुलझाना होगा। ब्रह्मांड के नियम कठोर होते हैं, बहुत कठोर। या तो पूरी मानव जाति थॉमस हैलेक की तरह अपने सामूहिक अंधेरे को स्वीकार करेगी और एक उच्च चेतना की तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर बर्लिन के ग्रेगोर वीस की तरह पैदा हुआ वो शैडो टाइटन पूरी दुनिया को निगल जाएगा। ये एक ऐसा परीक्षण है जिसमें हारने का मतलब है अस्तित्व का पूरी तरह से मिट जाना। और ठीक इसी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर डॉक्टर एड्रियन केलर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। बहुत ही खतरनाक फैसला। जब सेना पूरी तरह से हार मान चुकी है, तब डॉक्टर केलर बर्लिन के उस 20 मीटर ऊंचे तबाही मचाते शैडो टाइटन के सामने अकेले बिना किसी हथियार के पैरेलली चले जाते हैं। वो दृश्य बहुत ही पावरफुल है। मानव को हथियारों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्वीकारोक्ति से हराया जा सकता है। एक्सेप्टेंस से। हाँ, क्या इंसानियत का वो 29% सर्वाइवल रेट शून्य हो जाएगा? क्या डॉक्टर केलर उस शैडो टाइटन को रोक पाएंगे? कहानी का ये हिस्सा किसी को भी अपनी सीट से बांधे रखने के लिए काफी है। ये स्पष्ट करता है कि हमारी असली लड़ाई कभी भी बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि हमेशा हमारे अंदर मौजूद अंधेरे से होती है। बिल्कुल।
लेकिन मैं इसके आगे की कहानी का एक भी शब्द नहीं कहूंगा। स्पॉइलर नहीं देना चाहिए। इस बेहतरीन और मास्टरपीस सस्पेंस का मजा खराब करना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। दर्शकों, द डे ह्यूमंस लॉस्ट देयर शैडोज महज एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हर पढ़ने वाले को उसके खुद के अंदर छिपे राजों से रूबरू कराता है। बिल्कुल। ये सवाल उठाती है कि क्या इंसान अपनी ही परछाई से जीत सकता है, या क्या हमारा खुद का अंधेरा हमारी सारी रोशनी को निगल जाएगा। ये जानने के लिए इस थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और जो लोग इस कहानी की गहराई और इस ब्रह्मांडीय रहस्य में और अधिक उतरना चाहते हैं, उनके लिए एक और बेहद रोमांचक खबर है। अरे वाह, क्या खबर है? A.M. Revin इस सीरीज की दूसरी किताब When Shadows Learn to Dream भी जल्द ही ला रही हैं। ये अगला भाग इस ब्रह्मांड को और भी रहस्यमयी बनाएगा। ये इस विचार को एक्सप्लोर करेगा कि जहाँ कुछ परछाइयाँ वापस इंसानों से जुड़ जाती हैं, वहीं जो परछाइयाँ वापस नहीं लौटती, वे क्या करती हैं? क्या बात है! क्या वे खुद के सपने देखना सीख जाती हैं, और क्या वे एक पूरी तरह से नई प्रजाति का रूप ले लेती हैं? ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो अगर इस खौफनाक सस्पेंस से भरी और दिमाग को झकझोर देने वाली रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाना है, तो ये मास्टरपीस किताब अब Amazon Kindle, Apple Books, Rakuten Kobo, Smashwords और अन्य सभी प्रमुख ई-बुक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। बिल्कुल, सब जगह उपलब्ध है। इससे पहले कि कल सुबह उठने पर खुद की परछाई भी जमीन से गायब मिले, आज ही इस किताब की अपनी डिजिटल या फिजिकल कॉपी प्राप्त करें। और इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए एक खास अपील, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने विचार जरूर साझा करें। हाँ, कमेंट्स में आकर अपनी थ्योरी हमारे साथ साझा करें। आपके हिसाब से परछाइयां असल में क्यों गायब हुई? क्या यह सिर्फ एक ब्रह्मांडीय प्रयोग था, या इसके पीछे उन एलियंस का कोई और खौफनाक मकसद छिपा है? आपकी थ्योरी क्या कहती है? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों, किताबों के गहन विश्लेषण और दिमाग को चकरा देने वाले सस्पेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। जरा इत्मीनान से सोचिए, अगर ठीक इसी पल जब ये चर्चा सुनी जा रही है, जमीन पर पड़ रही परछाई अचानक खुद ब खुद उठकर सामने खड़ी हो जाए, बाप रे, और उसकी अपनी एक आवाज हो, तो वो कौन सी ऐसी सच्चाई या कौन सा ऐसा भयानक राज उजागर करेगी जिसे पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि खुद से भी बड़े चालाकी से छिपाने की कोशिश की जा रही है।